कहानी का शीर्षक है टेडी बेयर। मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पार्क है। वहां मैं शाम को अक्सर जाया करती थी। आज भी मैं चक्कर लगा रही थी कि पीछे से आवाज आई, आंटी रुकिए। तो मैंने घूम कर देखा। एक अत्यंत सुंदर महिला सलवार सूट पहने हुए, करीने से चुन्नी लगाए हुए मुझे पुकार रही थी। मैं रुक गई, किंतु उसे पहचान न सकी। वो बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो गई और आश्चर्य से बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी निधि। पूना से जयपुर के सफर में हमने 24 घंटे एक साथ बिताए थे और आपने मेरे बेटे का नाम टेडी बेयर रखा था। वो अब काफी बड़ा हो गया है। रुचि की तो शादी भी हो गई। वो अब अमेरिका में है। दरअसल आंटी, आपका भी क्या दोष, समय भी तो काफी गुजर गया ना उन बातों को। मुझे सब कुछ याद आ गया था, किंतु निधि की परिवर्तित शक्ल अभी भी उस शक्ल से मैच नहीं कर रही थी। मैंने प्रसन्नता से निधि को गले लगाते हुए कहा, ठीक कहा तुमने बेटा। कहाँ उस समय तुम उजड़ा चमन सी प्रतीत हो रही थी, कहाँ आज तुम सुहाग की बगिया खिलाए दब दब छटा बिखेर रही हो। मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदिया, हाथ में हरी चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया देख कर ही मन तृप्त हो गया। और फिर इतने वर्षों पश्चात पहचानने में तो समय लगेगा ही ना। निधि ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी, उन 24 घंटों में आपने जितना स्नेह मुझे और टेडी को दिया ना, उतना तो कोई 7 जन्म में भी नहीं दे सकता आंटी। अब मैं यहीं आ गई हूँ, आपसे अक्सर मिलती रहूंगी। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हमारा बंगला है। आपने डॉक्टर आलोक वर्मा हार्ट स्पेशलिस्ट का नाम तो सुना ही होगा। वही मेरे पति हैं और अब हम लोग यहीं रहने लगे हैं। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, अरे, विश्व विख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक वर्मा। कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ा था कि अब वो जयपुर ही आ गए हैं। हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत छप्पर फाड़ कर हमें खुशियां प्रदान कर रही है। बेटी, तुम इस रविवार को हमारे यहाँ आओगी और अपन ढेर सारी बातें करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। जवाई बाबू व टेडी को अवश्य लाना। ये कहते हुए मैंने अपना परिचय कार्ड उससे पकड़ाया। कार्ड अपने पर्स में रखते हुए वो बोली, अरे आंटी, रविवार में तो अभी 4 दिन बाकी हैं। इतना सब्र किससे होगा? हम तो कल शाम को ही आ रहे हैं। मैंने प्रसन्नता से उसका माथा चूम लिया। निधि मेरे सोचने के लिए काफी कुछ छोड़ गई थी। करीब 10 वर्ष पूर्व मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में सम्मिलित होने पूना गई थी। लौटते समय सामने की सीट पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। उन्हें विदा करने एक युवा दंपति आए थे। बच्चे उन्हें मामा मामी कहकर संबोधित कर रहे थे। मामी इतनी स्नेहशीला थी कि बार बार बच्चों को प्यार कर रही थी और उनकी आंखों में पानी भर भर आ रहा था। लगता था कि बिछुड़ते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा है। ट्रेन चलने के पश्चात मैंने महसूस किया कि महिला के करीब 4 वर्ष के बेटे की हरकतें बड़ी अजीब सी हैं। बच्चा शरीर से भी एबनॉर्मल था और मोटा मोटा गठा हुआ सा, और अजीब अजीब हरकतें करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जबकि 12 साल की बेटी उसे मना कर रही थी। बच्चा गोल मटोल गोरा चिट्टा टेडी बेयर जैसा था। लंबा सफर था। शीघ्र ही हम लोगों का आपस में परिचय हो गया। महिला ने अपना नाम निधि बताया। वो जयपुर की ही रहने वाली थी। सारी पढ़ाई जयपुर में ही हुई थी। अति संभ्रांत राजपूत परिवार से थी। मनोविज्ञान विषय लेकर एमए किया था। विवाह भी एक उच्च राजपूत परिवार में ही हुआ था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही बेटी हो गई। तब तक सब कुछ ठीक था। कुछ समय उपरांत बेटा हुआ। बेटा एबनॉर्मल था। सारे परिवार में शोक छा गया। पति व सास ससुर निधि का तिरस्कार करने लगे। पति ने तो पहले दिन से ही कहना प्रारंभ कर दिया था कि इस बच्चे को अनाथालय छोड़ आते हैं या किसी भिखारी को दे दो, भीख मांगकर गुजारा कर लेगा। निधि ने बताया कि ऐसी बातें सुनकर मेरे कलेजे पर छुरियां चलने लगी। 9 महीने की तपस्या, अपने कलेजे के टुकड़े को मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ आंटी? और एक दिन तो हद ही हो गई। मैं नहाने गई थी। पीछे से उस व्यक्ति ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और लेकर चल दिया।
संयोगवश मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। मैं लौट कर आई तो उसे बच्चे को ले जाते देखा। मैं उसके इरादे समझ गई, दौड़ कर गई और उससे बच्चे को झपट कर छीन लिया। वो इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। बच्चा तो मिल गया, किंतु उसकी व उसकी माँ की मारपीट प्रारंभ हो गई। वो दिन मैंने कैसे निकाला मेरा ईश्वर ही जानता है। अब घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी। अपने माता पिता की सहमति से मैं अपने मायके आ गई। उन लोगों ने भी नहीं रोका। कुछ समय पश्चात मैंने तलाक के लिए आवेदन कर दिया और परिणामतः तलाक हो गया। आंटी, मैं सोचती हूँ ईश्वर ने शायद कुछ सोचकर ही मुझे ये बच्चा दिया है। मुझ में धैर्य की कमी नहीं है। मैं अपने बच्चे को दिलो जान से प्यार करती हूँ। सच कहूँ तो इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। आप देख रही हैं ना, कितना प्यारा बच्चा है। ये सब कुछ समझता है, सबको बहुत प्यार करता है। शायद ईश्वर ने इसीलिए मुझे मनोविज्ञान विषय लेने के लिए प्रेरित किया था कि भविष्य में तुझे कठोर परीक्षा देनी है। निधि ने दोनों बच्चों को मेरी सीट पर सुला दिया था और स्वयं मेरी गोद में अथलेटी सी मेरे सीने से चिपकी हुई अपनी दुख भरी कथा सुनाई जा रही थी। इस बीच मैं बराबर उसके बालों को सहलाती हुई सिर पर स्नेह भरी थपकियां दे रही थी। कभी कभी मेरे आंसू टपक कर उसके मुंह पर गिरते तो वो कहती, मत रो मम्मी, आप सबके बदले का मैं बहुत रो चुकी हूँ। अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। मेरे मुख से अचानक निकल पड़ा, मेरी बहादुर बेटी, ईश्वर ने आज मुझे बहुमूल्य उपहार दिया है। मुझे ईश्वर ने 2 पुत्र प्रदान किए थे और उनके भी आज 2-2 विवाहित बेटे हैं। मेरी व मेरे पति की हार्दिक इच्छा थी कि हमारी भी एक बेटी होती। आज ईश्वर ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। इसी अवस्था में बातों में सारी रात व्यतीत हो गई। जयपुर आने तक दोनों बच्चे मुझसे बेहद घुल मिल गए थे। स्टेशन पर उसके मम्मी पापा आए थे। निधि ने उनसे मेरा परिचय करवाया और भीगी आंखों से हम लोग पुनः मिलने का वादा करके अलग हो गए। 3-4 दिन पश्चात ही निधि का फोन आया कि अचानक ही उसके पिता ने बम्बई शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है और इसी सप्ताह वो लोग बम्बई जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं भी अति व्यस्त हो गई और निधि आगे की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हुई कि रात और दिन को भूल गई। शारीरिक और मानसिक रोगी बच्चों पर वो रिसर्च कर रही थी। बाद में उसने सूचना दी कि उसने बम्बई में ही एक रिसर्च सेंटर खोल लिया है। मैंने अपने पति को भी निधि के विषय में सब कुछ बता रखा था। आज की मुलाकात के बारे में जानकर वे भी बहुत ही प्रसन्न थे। कहने लगे, ईश्वर ने मेरे घर में 6-6 इंजीनियर तो भेज दिए, किंतु एक भी बच्चा डॉक्टर नहीं बना और फिर सबके सब विदेश में बस गए। कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया तो कोई लंदन। रह गए हम दोनों। मैं ठहरा दिल का मरीज, आवश्यकता होने पर कोई पास नहीं। माना ये बच्चे हमारे हैं, किंतु ओस चाट कर प्यास बुझाने वाली बात है। चलो देखते हैं कि पराये कितना निभाते हैं। उनकी बड़बड़ जारी थी, साथ ही साथ हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद भी दे रहे थे। दूसरे दिन निधि 2 बजे ही आ गई थी। उसके साथ टेडी भी था। टेडी में अधिक परिवर्तन तो नहीं आया था, बस थोड़ा बड़ा लग रहा था और समझदार भी। टेडी मुझे पहचान गया था, लिपट कर मिला, हाव भाव से प्रसन्नता जता रहा था। मैंने निधि से पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उसने बताया कि वो रात को डिनर पर आएंगे। उनको इतनी फुर्सत कहाँ है, मैं तो आपसे बातें करने के लिए जल्दी आ गई। आंटी, इन नाना बेटे को बातें करने दो, अपन तो बेडरूम में चलते हैं, बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। मैंने सहमति जताते हुए उसे व टेडी को अल्पाहार करवाया। फिर टेडी को पति के पास छोड़कर हम दोनों बेडरूम में समा गए। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि निधि के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। निधि ने प्रारंभ से बताना आरंभ किया। यहाँ से जाने के पश्चात मैंने निश्चय किया कि पीएचडी करके अपना एक रिसर्च सेंटर स्पर्टिक बच्चों के लिए खोलूंगी और अपनी पूरी जिंदगी इसी कार्य में लगा दूंगी। मैंने रात दिन एक करके अपना लक्ष्य पूर्ण किया। इधर प्राची कॉलेज जाने लग गई थी। पूजा नामक एक लड़की उसकी घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगी।
3-4 वर्ष पूर्व पूजा की मम्मी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसके डॉक्टर पिता अति अस्त व्यस्त रहने लगे थे। उन्हें न खाने का होश था न सोने का, यहाँ तक कि बेटी के प्रति भी लापरवाह हो गए थे। कभी बेटी सामने पड़ जाती तो हालचाल पूछ लेते, अन्यथा 4-6 दिन तक कोई बात ही नहीं होती थी। पूजा अपने पिता के लिए अति चिंतित थी। एक दिन बहुत झिझकते हुए उसने प्राची से कहा, प्राची, तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं। मेरा मन करता है मैं उन्हें अपनी मम्मी बना लूं। प्राची ने हंसकर कहा, इसमें क्या दिक्कत है, तुम भी उन्हें मम्मी बोल दिया करो, वो तो खुश हो जाएंगी। पूजा ने अति गंभीर होकर कहा, अरे नहीं यार, मैं तो उन्हें परमानेंट ही अपनी मम्मी बनाना चाहती हूँ। मेरे पापा भी अकेले हैं, तुम्हारी मम्मी भी अकेली है, तुझे पापा मिल जाएंगे और मुझे मम्मी मिल जाएंगी। तुम सोचना इस विषय पर, अपन फिर बात करेंगे। प्राची को भी ये योजना काफी पसंद आई। अब तो दोनों सहेलियां इसे क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध हो गई। एक दिन पूजा हमारे घर आई हुई थी। वहीं से उसने शाम को फोन किया कि पापा, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, मेरे पैर में मोच आ गई है, प्लीज आप मुझे लेने आ जाइए। ड्राइवर को मत भेजना क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। उसके पापा बहुत घबराए हुए आए। देखा कि पूजा ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटी हुई थी। प्राची ने उसके पैर में आयोडेक्स लगाकर पट्टी बांधी हुई थी। प्राची ने मेरा उनसे परिचय करवाया। बेटी को ठीक देखकर उन्हें काफी तसल्ली हुई। टेडी से मिलकर उन्होंने काफी प्रसन्नता भी जताई। थोड़ी देर औपचारिक बातें होने पर उन्होंने मुझे घर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि परसों रविवार है, आप हमारे यहाँ लंच पर आइए और टेडी व प्राची को अवश्य लाइएगा। हमें बहुत खुशी होगी। बहुत दिन हो गए ढंग से लंच किए हुए। कुछ समय बच्चों के साथ बिताएंगे। मैंने सरकुचाते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 2-4 मुलाकातों में हमारी झिझक समाप्त होने लगी थी और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तीनों बच्चे बेहद प्रसन्न थे, किंतु मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य एवं प्रसन्नता थी कि जमाना कितना परिवर्तित हो गया है। पढ़े लिखे बच्चों की सोच में कितना परिवर्तन आ गया, सकारात्मक परिवर्तन। पहले तो दूसरे विवाह को ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। आज समाज का दृष्टिकोण बड़ी तेजी से बदल रहा है। अच्छी बात यह है कि आज के पढ़े लिखे बच्चे अपने माता पिता के जीवन के खालीपन को भरने के लिए उन्हें पुनः विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि पूर्व में इतना विरोध करते थे कि उन्हें माता पिता मानने को ही तैयार नहीं होते थे। वास्तव में आज की युवा पीढ़ी की सोच को नमन करने का मन हुआ। प्राची और पूजा की योजना सफल हो रही थी, किंतु फिर भी मेरे मन में एक शंका थी कि भविष्य में डॉक्टर आलोक टेडी को लेकर बदल न जाएं। मैंने उनसे साफ साफ बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें पहली मुलाकात में ही टेडी इतना पसंद आया था कि उन्होंने सोचा कि काश ये मेरा बेटा होता। इसमें बच्चे का क्या दोष? मैं वादा करता हूँ कि तुमसे भी अधिक टेडी का ध्यान रखूंगा। और मैं आश्वस्त हो गई। और आंटी, आज भी ये हाल है कि टेडी डॉक्टर साहब की जान है। टेडी भी उन्हें बहुत पसंद करता है। पढ़ाई पूर्ण होने के पश्चात प्राची व पूजा की अच्छे लड़के देखकर शादियां कर दी। अब दोनों सहेलियों से बहनें बन चुकी थी। अमेरिका में एक ही शहर में दोनों रह रही हैं। समय समय पर दोनों मिलती रहती हैं। प्रतिदिन सुबह दोनों से बातें हो जाती हैं। इस प्रकार आंटी, आपकी बेटी ईश्वर की दया से और आपके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में घटाटोप अंधकार के पश्चात प्रातः काल का जगमगाता हुआ सूर्य देख रही है। आपसे मिला माँ का सानिध्य सोने में सुहागा प्रतीत हो रहा है। मुझे और क्या चाहिए? बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। रात्रि के 8 बज चुके थे। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने लपक कर दरवाजा खोला और आरती करके दामाद का स्वागत किया। डॉक्टर साहब बहुत ही खुशमिजाज व सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे। मैंने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज वास्तव में मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूर्ण हुई थी।